हेलो बच्चों, मैं आपके लिए एक हिस्ट्री की वीडियो लेके आया हूँ। और बच्चों, अब रेगुलर क्लास होगी। जो सेकंड सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उनके लिए वीडियो है, जिनके एग्ज़ाम बहुत ही करीब आने वाले हैं। तो मैं आपका हिस्ट्री जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट है उसका पूरा सिलेबस आप करवाने वाला हूँ और नोट्स भी देने वाला हूँ। तो वीडियो पे बने रहें, वीडियो कंटिन्यू आएगी अब। और हिस्ट्री का सब्जेक्ट जो है वो कंटिन्यू पूरा करवाया जाएगा इस चैनल पे। ओके बच्चों, तो चैनल पे बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलो, हम पहले अपने इसमें 3 यूनिट हैं और जो फर्स्ट यूनिट है वो दो से 3 पार्टों में मैं ख़त्म कर दूंगा, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो जो आपका फर्स्ट है वो क्या है, ईस्वी 300 से 700 का संप्रेक्षण। ओके बच्चों, तो इसके कुछ पॉइंट हैं, उन पॉइंटों को एक बार हम देखेंगे। ओके बच्चों, और ये नोट्स आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे। तो फर्स्ट जो है इसमें इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी स्रोत या शासक की होती है। तो बच्चों, जब कभी भी आप देखते हैं कि कोई भी स्रोत वगैरह हमें मिलते हैं तो उनकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है ना, या शासक की बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है। और हमें पुरानी चीज़ों के बारे में कैसे पता चलता है, साक्षर के द्वारा ही हम इतिहास के बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं। तो ये बच्चों, ये जो 2 चीज़ें बहुत ही मेन है, इसको अपने नोट्स में ज़रूर इंक्लूड करें और इतिहास के बारे में जानकारी जुटा पाते हैं। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं। और आगे आपका आता है जो तीसरा पॉइंट है, इतिहास साक्ष्यों के आधार पर अतीत के बारे में अलग अलग तरीक़ों से व्याख्या करते हैं। जो बच्चों जो इतिहासकार होते हैं, जो प्रमाण जैसे जैसे दिए जाते हैं वो उस हिसाब से उसकी जानकारी करते हैं। ओके बच्चों, तो इसमें लिखा है 19वीं शताब्दी, जो कि लगभग कितनी होगी, 1800 से 1899 के बीच में, जब भी तो शताब्दी होती है। तो इसको एक बार देख लें। मैं साहित्य साक्ष्यों के अनुवाद पर अधिक जोर दिया गया है, जो साहित्य थे उसके हिसाब से दिया गया है। ओके बच्चों, तो हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे आगे। तो अभी इसके जो पॉइंट टू पॉइंट है, इनको आप एक बार अगर रीड कर लेंगे तो इन जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे एग्ज़ाम सेंटर पे, तो इन पॉइंट को लेके आप बड़े बड़े क्वेश्चन के आंसर लिख सकते हो, क्योंकि जब पॉइंट याद होंगे तो उसके नीचे का जो जितना भी बारे में लिखना होता है वो आप अपने आप से भी लिख सकते हो। तो हमारा मेन टॉपिक पॉइंट को याद करना होगा कि कौन सा पॉइंट हमें कहाँ लिखना है। सॉरी बच्चों, थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, शोर भी हो रहा है, तो उसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करें। चलो आगे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। अब पहला सबसे मैंने बताया था साहित्य स्रोत, है ना। तो साहित्य स्रोत के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, ये हमें पूछ भी लेते हैं। साहित्य साक्षर से हमें अतीत के बारे में काफ़ी गहन जानकारी मिलती है। मुझे काफ़ी ज़्यादा जानकारी मिलती है हमें अतीत के, कि वहाँ का साहित्य कैसा था। खुदाई के टाइम पे जब ज़्यादातर वहाँ पे जो बुकें मिलती हैं जिसमें साहित्य दिखा होता है, उसके बारे में भी बहुत सा पता चलता है। ओके बच्चों, दूसरा इसमें होगा, ऐसे साहित्य में विभिन्न घटनाओं का वर्णन होता है, कि वहाँ पे जो भी घटनाएं होती थी उनके बारे में बताया जाता है। ओके बच्चों, तो अगला है आपका साहित्य में कार्यक्रम। अब जो साहित्य में बच्चों होता है वो क्या क्या होता है, या तो उसमें आपका कोई कार्यक्रम होगा, ओके, या तो लिपि होगी, या तो लेखन होगा, या तो शैली होगी, या लेखकों का व्यक्तिगत पक्षण से जुड़ी हुई समस्याएं भी आती हैं। बच्चों, यही सब तो होता है ना जो हमें साहित्य में जानने को मिलता है। या तो कार्यक्रम, वहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम होते थे, लिपियाँ कौन सी लिखी जाती थी, लेखक शैली कैसी थी, या लेखकों का व्यक्तिगत पक्षपात से जुड़ी समस्याएं भी आती हैं। तो ये हमें साहित्य में देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़े बच्चों, तो इसमें लिखा है, तो अगला पॉइंट जो है, इसलिए इतिहास को बेहतर समझने के लिए विभिन्न साहित्य साक्ष्यों को अन्य पुरातत्व साक्ष्यों को, जैसे कि अभिलेख, है ना बच्चों, मिल जाते हैं। अभिलेख हो गए, सिक्के हो गए, वास्तुकला से मिलान किए जा सकते हैं। जो वास्तुकला मिलते हैं वहाँ पे सिक्के मिलते हैं, तो उससे मिलान कर लेते हैं कि अभी की, और उससे तुलना कर लेते हैं, जिससे कि हमें पता चलता है इतिहास के बारे में। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं।
और अगला आपका क्या है, साहित्य साक्ष्यों के मुख्य रूप में क्या क्या मिलते हैं, धार्मिक साहित्य मिल जाते हैं या गैर धार्मिक साहित्य मिल जाते हैं तथा विदेशी साहित्य मिल जाते हैं के रूप में बांटा जा सकता है। इनके बच्चों तीनों के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे आगे आगे के जो चैप्टर की वीडियो आएंगे। तो अभी हम इन्हें एक बार मोटे मोटे देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे डीपली पढ़ने वाले हैं। ओके बच्चों, तो इन्हीं के बारे में फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे। जो साहित्य स्रोत हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, या तो धार्मिक हो सकते हैं, या तो गैर धार्मिक हो सकते हैं, या तो कैसे हो सकते हैं बच्चों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि या तो ये हो सकते हैं आपके धार्मिक, या तो हो सकते हैं गैर धार्मिक, या तो हो सकते हैं साहित्य, इस तरीके से होंगे। ओके बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं और धार्मिक साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। जो धार्मिक साहित्य है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो धार्मिक साहित्य के बारे में क्या क्या आ सकता है आपका, रामायण हो गई, महाभारत हो गया, पुराण हो गए, या आयुर्वेद जो मूल काल्पनिक हो गए वो हो गए। ओके बच्चों, या तो उपपुराण हो गए, व्याख्या साहित्य हो गए, ये क्या सारे धार्मिक साहित्य हैं। या ये नंदी, विष्णु, ब्रह्मपति, बृहस्पति, कारिगन, श्रीमती, या ब्रह्मसूत्र, योग सूत्र, ज्ञान सूत्र, और भगवत पुराण, ब्रह्म पुराण, कालिदास पुराण, मीनू स्मृति चंद्रन, ये सारे क्या बच्चों पुराण के बारे में जानकारी है। ओके बच्चों, इनके बारे में हम आगे देखेंगे। तो सबसे पहले आते हैं धार्मिक साहित्य विभिन्न धर्मों से सम्मिलित है। जो धार्मिक साहित्य ये क्या है, विभिन्न धर्मों से सम्मिलित है। मतलब आपको पता ही है बच्चों कि अपने भारत में धर्म कि कितने लोग रहते हैं, विभिन्न विभिन्न प्रकार के धर्मों के लोग रहते हैं। तो उनके क्या अलग धर्मों के सम्मिलित, मतलब उनसे मिले जुले होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्राचीन सनातन संस्कृति के साहित्य में भारत के गौरवशाली इतिहास का वर्णन मिलता है। जो प्राचीन सनातन है उस संस्कृति में क्या मिलता है, साहित्य में जो भारत के गौरवशाली इतिहास थे उनका वर्णन मिलता है। क्योंकि बच्चों इतिहासकारों अपनी बातों को क्या करते हैं, उसमें पट्टिकाओं में या बुकों में लिखवा लेते, जिससे कि हमें उनकी जानकारी मिल सकती है कि वो राजा कैसे थे कैसे नहीं थे। ओके बच्चों, उसके बाद अगला जो इसमें आता है वो आएगा प्राचीन जैन तथा बौद्ध साहित्य में भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो बच्चों जो प्राचीन काल में जैन होते थे तथा बौद्ध संहिता थी, उनमें भी भारत के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अब अगला देखते हैं। भारत में तीर्थ व्रत तत्विष्ठा उपवास तथा अनेक विधियां पुराण में मिलती हैं। जो बच्चों आप देखते हो कि तीर्थ यात्रा वगैरह हो गई, या व्रत हो गया, या तपस्या हो गया, या उपवास हो गए, ये विधियां कहाँ मिलती हैं, ये सब विधियां पुराण में देखने को मिलती हैं। ओके बच्चों, अब अगला आते हैं। भारत के इतिहास में रीति रिवाज और त्यौहार की जानकारी हमें धार्मिक साहित्य से ही मिलती है। बच्चों अब आपके दिमाग में एक बात उठती होगी कि बच्चों कभी भी हम देखते हैं कि व्रत हो गया, या तपस्या हो गया, उपवास हो गए, या रीति रिवाज हो गए, त्यौहार हो गए, इन सब की जानकारी हमें मिलती कहाँ से, इस सब की जानकारी हमें धार्मिक साहित्य से ही मिलती है कि कौन से टाइम पे कब त्यौहार मनाया जाता है, ये त्यौहार कब आता है, ये सब और ये त्यौहार में क्या क्या होता है, कैसे व्रत रखा जाता है, या कौन सा तप किया जाता है, ये सारे ही उसमें साहित्य में आते हैं, धार्मिक साहित्य में मिलते हैं। ओके बच्चों, तो उसके बाद आते हैं गुप्त काल में संकलित जो क्या है उसमें कौन कौन से थे, जो गुप्त काल में ये बच्चे पूछ लेते हैं गुप्त काल में कौन कौन से साहित्य थे। तो इसमें आ जाएगा आपका पुराण हो जाएगा, महाभारत आ जाएगा, और रामायण आ जाती है। ओके बच्चों, और अगला जो आते हैं उसके बाद आएगा नंदन स्मृति आ जाती है, विष्णु स्मृति आ जाती है, बृहस्पति स्मृति आ जाती है, तथा काव्य ज्ञान स्मृति आ जाती है। ये 1 2 3 4 5 प्रकार की स्मृतियाँ, इनको बच्चों याद कर लेना, अपने नोट में इंक्लूड करना, तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और इसके बाद आप जब बुक भी पढ़ोगे तो उसमें भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप पेपरों में जाके अपने आप भी पॉइंट टू पॉइंट लिख लेंगे तो आपको नंबर बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे। अगला आते हैं, पढ़ते हैं। भारत के प्रारंभिक
से मध्य युग इतिहास। अब इसमें हम पढ़ेंगे बौद्ध साहित्य के बारे में पढ़ेंगे कि बौद्ध साहित्य में क्या क्या विशेषताएं थी, क्या क्या होते। तो बौद्ध साहित्य में आर्य मंच श्री मूलन काल एवं एक बौद्ध मान्यावम सहित है। अब इसमें आते हैं आपके भगवत पुराण, ब्रह्मवेद, कालिका पुराण 10वीं शताब्दी। अब इसमें आ जाते हैं आपके भगवत पुराण में क्या क्या आ जाता है वो देखते हैं, 10वीं शताब्दी तक आ जाता है। उसके बाद गोविंद दास में क्या आ जाता है, 11वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक ये रहा। उसके बाद कुलकुड़ुक में क्या आ जाता है, 12वीं शताब्दी आ जाता है। तो 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी तक क्या आपका चला, बौद्ध साहित्य चला था। ओके, तो बौद्ध साहित्य अगर आप बोला जाए तो इसमें 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, और जिसमें ये कुछ पॉइंट दिए गए, ये भगवत हो गया, गोविंद दास हो गया और कुकुड़ुक हो गया। ओके बच्चों, तो इनको अपने नोट्स में इंक्लूड कर लें। तो चलो आगे बढ़ते हैं और नीचे की तरफ देखते हैं। अब इसमें आ जाता है, हमने अपना धार्मिक साहित्य तो पूरा पढ़ लिया, अब आते हैं गैर धार्मिक साहित्य। सॉरी, ये साहित्य नहीं है ये बच्चों, गैर धार्मिक साहित्य है। ओके, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई थी, तो आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब इसमें पढ़ते हैं। गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा ने गद्य और काव्य दोनों रूपों में शास्त्रीय रूप से प्रभावित किया। ओके बच्चों, इसमें आ जाते हैं आपके कर्म दंड की नीतियाँ। कर्म दंड की नीतियाँ बच्चों जो होते थे 4वीं शताब्दी में राजाओं को संबोधित एक महत्वपूर्ण ग्रंथ था। ओके, तो उसका नाम जो था वो ये रहा बच्चों। ओके, तो इसको आप याद कर लेना। दूसरा है आपका, दूसरे पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं, जो उसमें क्या है, विशाखा दत्ता एरा के द्वारा लिखा गया नाटक, जो वो क्या था, देवीनंद। उसके बाद आपका आ जाएगा अगला जो आ जाएगा बच्चों, वो आ जाएगा गुप्त सोमादेव द्वारा लिखित कथा साहित्य सागर संस्कृति में लोकप्रिय लोकगीतों का महत्वपूर्ण भंडार था। ओके बच्चों, तो ये आपके आ जाते हैं गैर धार्मिक संहिता में। ओके बच्चों, जो गैर धार्मिक बोले तो जिनमें धर्म नहीं है। उसके बाद आ जाता है आपका शिल्प दीकदम और मणिमेल काई। ये भी बच्चों आप याद कर लेना, ये तमिल भाषा में है, इसको याद कर लेना। ये कौन सी भाषा में पूछ लेते थे, ये तमिल भाषा में। तमिल महाकाव्य 5-6 शताब्दी ईस्वी के दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। ये दक्षिणी भारत जो है ना आपका, उसके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती है। कौन करता है, ये आपका ये वाला जो, और ये क्या है, तमिल भाषा में है, और ये 5वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी तक है, और ये दक्षिणी भारत की महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करते हैं। ओके बच्चों, अब अगला आ जाता है कालिदास द्वारा उचित नाटक तथा गीत रचनाएं इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। और बच्चों अगर आपने हिंदी में पढ़ा हो 10वीं 11वीं 12वीं में, तो उसमें कालिदास के बहुत ज़्यादा चैप्टर दिए गए हैं। तो कालिदास की जो रचनाएं, नाटक और गीत हैं, ये शुरुआत से ही लोकप्रिय रही हैं और ये हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करती हैं। लेकिन बच्चों इनका कोई धार्मिक या उससे रिलेटेड नहीं था, इसलिए इसे गैर धार्मिक संहिता में रखा गया है। ओके बच्चों, तो इसमें जो है ये आपके दिए गए हैं, कुछ पढ़ लेना। अभी व्यालस कौशलम, उसके बाद मालविक कन्यामित्र, उसके बाद रघुवंशम, उसके बाद कुमारनंदन भवना, मेघदूतम, ये कुछ इनकी रचनाएं हैं, नाटक हैं और गीत है महत्वपूर्ण। ओके बच्चों, और उसके बाद अगला आ जाते हैं विष्णु शर्मा की पंचतंत्र कहानी। ये जो विष्णु शर्मा है, इनकी क्या है, पंचतंत्र कहानी, इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद क्या है, 12वीं की पंचतंत्र सिद्धांतों में इसमें खगोल कार्य विचारों की जानकारी मिलती है। अब बच्चों खगोल कार्य जो है खगोल विद्या होती है, जिसमें कि आप चीज़ों को बनाना सीखते हैं, खगोल शास्त्र। ये आपने आगे उसमें
फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा शायद, खगोल विद्या जो होती है हिस्ट्री में आ जाती है, जिसमें आपको शिल्पकार जैसी ही एक तरीके की होती है। इसमें आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार की चीज़ें बनाने को मिलती है खगोल शास्त्र में, जैसे कि मूर्तियाँ, मूर्तिकला, अच्छे ये सब आ जाती है आपकी खगोल विद्या में। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बारहमाही की बृहस्पति संहिता एक महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ऋतुओं की जानकारी प्राप्त होती है। अब ऋतुओं की जानकारी बच्चों समझते हो, मौसम की जानकारी भी इसे इंग्लिश में बोल देते हैं। जो ऋतु होते हैं जैसे कि सर्दी हो गया, गर्मी हो गया, बरसात हो गए, इन सब की जानकारी हमें किससे मिलती है? ये वाले से, बृहस्पति संहिता से। ओके बच्चों, तो इसको भी आप याद कर लेना। अब आर्यभट्टा की प्रसिद्ध, जो आर्यभट्टा है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं आर्यभट्टा और आर्यभट्टीय सिद्धांत, आर्यभट्टा ने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। ओके बच्चों, अगला चलते हैं। खगोल शास्त्र, गणित तंत्र, ब्राह्मण गुप्त, ब्राह्मण सिद्धांत और खंडखक के लेखक हैं। इनकी रचनाओं का अरबी भाषा में अनुवाद किया और भारतीय खगोल विद्या के ज्ञान को अरब तक पहुंचाया। जो बच्चों इनकी रचनाएं थी, इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा? अरबी भाषा में लिखा। और उन्होंने कहाँ तक पहुंचाया? तो खगोल विज्ञान के ज्ञान को अरब तक पहुंचाया, जो अरबी लोग थे वहाँ तक पहुंचाया। ओके बच्चों, तो अगला पढ़ते हैं। अब कर्नाटक ने एक महान गणितज्ञ महावीर जिन्होंने गणित सार संग्रह नामक पुस्तक लिखी। अब इसमें याद रखना है बच्चों, जो ये एक सेकंड, ये जो आपकी है कर्नाटक जो है बच्चों, ये थोड़ी मिस्टेक हो रही है इसमें, एक सेकंड, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, वेट कर लेना। हाँ अब ठीक है, अब दिख रहा है ना, ये आपका आ गया। कर्नाटक ने एक महान गणितज्ञ महावीर जिन्होंने गणित संग्रह नामक पुस्तक लिखी। ओके बच्चों, गणित के महावीर थे जिन्होंने गणित सारक संग्रह नामक की पुस्तक लिखी। उसके बाद आता है वासिकर द्वितीय ने लीलावती नामंड पुस्तक लिखी, यह भी एक महान गणितज्ञ थे। ओके, अब आयुर्वेद परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथ चरक एवं सूत्रित सहित इनमें आयुर्वेद द्वारा विभिन्न रोगों के उपचारण की जानकारी है। चरक और 5वीं शताब्दी की शुरुआत में चिकित्सा विशेषज्ञ माना जाता था। अब चिकित्सा विशेषज्ञ जो बच्चों होते हैं जो आयुर्वेद से रिलेटेड होते हैं। ओके बच्चों, जिसमें चरक और विशेष माने गए हैं। ये 5वीं शताब्दी के आसपास हुआ था। इसमें जितने भी विभिन्न प्रकार के रोग हैं उनके उपचारण, मतलब उनके ठीक होने के बारे में बताया गया कि इस रोग में ये आयुर्वेद की दवा लगती है भिन्न भिन्न। ओके बच्चों, तो इसमें ये सब आ जाता है। ओके बच्चों, अपने जो हिस्ट्री है इसमें साहित्य में ही आयुर्वेद, गैर साहित्य में, इन तीनों में ही सारा पूरा ब्रह्मांड समा जाता है। तो आगे बच्चों पढ़ते हैं, और थोड़ा डिस्टर्बेंस है तो इसे थोड़ा सा नज़रअंदाज करना। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं वाण्यभट्ट का हरिश्चरण, जो संस्कृत हर्षवर्धन के द्वारा था। उसके बाद था संसनंदन की रामचरित, और उसका देवानंदन की कुमार पालचरित। ये सारे बच्चों बड़े बड़े लेखक रहे हैं जिन्होंने अपने अपने काव्य लिखे हुए हैं। जनक का पृथ्वीराज विजय मोहम्मद गौरी पर पृथ्वीराज चौहान की जीत का विवरण देता है ना बच्चों। अब उसके आते हैं कल्याणन की राजगिरी कश्मीर का इतिहास का वर्णन करती है। ये बच्चों जो मैंने अंडरलाइन कर रखी है, इन बातों को याद रखना, ये मेन
पॉइंट हैं ये ज़रूर लिखना, और ये अपनी लैंग्वेज में भी आप लिख सकते हो। अगर आप इसमें से लिखोगे तो आपको नंबर अच्छे से अच्छे आएंगे। ओके बच्चों, जैन सिद्धांतों पर रचित अनेक ग्रंथ, जैन लोक कथाएँ जो कि व्यापार और व्यापारियों से संबंधित जानकारी का प्रयोग इस स्रोत है। उसके बाद अगला है, इस अवधि के दौरान महाकाव्यों का कई क्षेत्रीय भाषाओं का अनुवाद हुआ है। इसमें जो बच्चे अवधि हुई थी, इनमें महाकवि थे, इन्होंने कई भाषाओं में अनुवाद किया। अनुवाद का मतलब होता है उसका ट्रांसलेशन करना। ओके बच्चों, उन्होंने बहुत ज़्यादा, जैसे कि इन्होंने कौन कौन सी भाषाओं में किया है ये मैं आपको बता देता हूँ। उड़िया, बांग्ला, तेलुगु, कन्नड़, तमिल आदि में अनुवाद किया है। ओके बच्चों, महाकाव्य को इन्होंने इसमें किया है। ओके बच्चों, अब इसके बाद एक साहित्य आपका ये वाला और बचा है, जो कि कौन सा, विदेशी साहित्य। तो अब विदेशी साहित्य के बारे में हम देखेंगे। विदेशी साहित्य ऐसे साहित्य होते हैं जो भारत में आए विदेशी विद्वानों द्वारा लिखे गए हों। इन्हें यात्री विशेष भी कहा जाता था। बच्चों, जो आप देखते हो ना कि पहले के जो साहित्य होते थे वो विदेश विदेश घूमते थे, और उनके यहाँ पे जो जो चीज़ें उन्हें देखने को मिलती थी वो अपने साहित्य में इंक्लूड कर लेते थे। तो विदेशी साहित्य कौन से साहित्य कहलाए, वो वाले साहित्य कहलाए गए हैं जो कि भारत में आए, और भारत में उन्होंने जो जो देखा है ना, वो वहाँ पे जाके अपनी पुस्तक में लिख लिया, और जो मिला हमें उसी के बारे में हमें पता चलता है। तो वो क्या है, विदेशी साहित्य। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। या फिर ऐसे साहित्य जिन्हें विदेशी में लिखा गया हो। ऐसे साहित्य मतलब यहाँ से देख के गए और उन्होंने विदेशों में जाके उसके बारे में लिख लिया। ओके बच्चों, तो इसमें क्या, भारत के इतिहास की जानकारी में यह विदेशी साहित्य भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसमें आपके अरबी, चीनी, फ्रांसी, यूनानी, यूरोपी, अफ्रीकी इत्यादि अन्य देशों में बुद्धिमान द्वारा लिखे गए साहित्य महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों देखते हैं, ये जो होते हैं अरबी, चीनी जो अपने भारत में आए थे, फ्रांसी बहुत सारे लेखक आए थे, यूनानी आए, यूरोपी आए, इन्होंने अपने देश की जो वहाँ पे सुविधाएं थी, असुविधाएं थी, अफ्रीका से आए थे, जो इन्हें मतलब यहाँ पे इंडिया में, भारत में जो भी देखते थे, या तो उसको यहीं पे नोट्स लिख लेते थे, या तो वो वहाँ जाके जो यहाँ पे देखा वो उसको दिमाग में याद रखा और अपने देश में जाके उन्होंने साहित्य लिख दिया। ऐसे को ही क्या कहा गया, ऐसे को ही कहा गया विदेशी साहित्य। ओके बच्चों, अब इसमें हम पहला पढ़ेंगे चीनी। जो चीनी से आए थे वो कौन थे और उन्होंने क्या क्या देखा और क्या क्या लिखा। ओके बच्चों, तो ऐसे ही इसमें 3-4 मैन है, चीनी हो गया, अरबी हो गया, फ्रांसी हो गया, यूरोपी हो गया, इन सब के बारे में हम देखेंगे। तो फर्स्ट देखते हैं चीनी के बारे में। ओके, तो इसमें बताया गया है, इस अवधि में कई चीनी भिक्षु ने बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा, बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित किया, इनके धार्मिक स्थल की यात्रा की और इनके बाद अपने विचारों को लिखा। सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय लेखक फयान इत्तिका के हैं। फयान ने बड़ी संख्या में भारतीय ग्रंथों का अनुवाद किया। जो फयान नाम का था, जो कि चीनी एक था, उसने बहुत ही ग्रंथ लिखे अपने इंडिया के बारे में। ओके बच्चों, अब एक इसमें आ जाता है भिक्षु। अब भिक्षु आपने बच्चों अगर 12th में अगर हिस्ट्री आपके पास थी तो आपने भिक्षुओं के बारे में पढ़ा होगा। जो ये बौद्ध धर्म में लोग जो बाबा होते थे उन्हें भिक्षु कहा जाता था ना। इनके अलग धर्म थे, अलग ग्रंथ थे, इनके अलग जैसे भिक्षा मांग के ये लोग खाते थे, ये सब है। अब भिक्षु के बारे में अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं भिक्षु के बारे में एक सेपरेट वीडियो बता दूंगा, उसमें आपको पूरी भिक्षु की जानकारी दे दूंगा। नहीं तो आपने 12th अगर पढ़ रखी है तो आपको भिक्षु के बारे में पता होगा। ओके बच्चों, तो ये सब इन्होंने ग्रंथ लिखे उन भिक्षुओं के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में इन्होंने देखा और लिखा, जो कि चीनी से फयान आए थे। ओके, अगला आता है अरबी। अरबी में क्या आता है, जो अरब से आए थे जिन्हें अरबी कहा जाता है। ये अरब है बच्चों, जो अरबी से आते हैं उन्हें अरबी भाषा भी है और ये अरब लोग भी आए थे। ओके, तो अरब के लेखकों में 9वीं 10वीं शताब्दी के यात्रियों जैसे सुलेमान, अबूदैन, अल-बरूनी, इब्न तबूता इत्यादि। अब बच्चों इसमें से जो ये जो है, एक है अल-बरूनी
और इब्न तबूता, ये बच्चों बहुत ही ज़्यादा मेन है, इनका बहुत बार पूछा जाता है। ओके बच्चों, तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं अल बिरूनी के बारे में। तो बाद के अरब लेखकों में अल बिरूनी, अल इरसा, मोहम्मद रफ़ी, इब्न बतूता इत्यादि भी शामिल हैं। तो उसके बाद अल बिरूनी ने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में 11-12वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज का वितरण लिखा। सॉरी बच्चों, तो इसमें यह लिखा गया है कि जो अल बिरूनी थे, जिनकी पुस्तक क्या थी, किताब का नाम था उल हिंद, इन्होंने 11वीं से 12वीं शताब्दी तक जो भी दौरा किया भारत का और जो भी इन्होंने भ्रमण किया, मतलब देखा, उस सबको अपनी पुस्तक में लिख दिया, है ना, अपनी पुस्तक में लिख दिया। जो पुस्तक का नाम क्या था, उल हिंद। ओके बच्चों, तो अब इसमें आज मैंने आपको एक बार रिवाइज करा दूं कि आज अब मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। तो आज आपको मैंने 3 चीज़ें इंक्लूड करा दी हैं, तो एक बार देख लेते हैं, शुरुआत से मोटा मोटा बता देता हूँ, उसके बाद मैं अगली वीडियो में इसके आगे के चैप्टर लेके आऊँगा। तो इसमें इसमें पूरा हम 300 से 1200 ईस्वी तक के बारे में पढ़ेंगे, जो हमने आज की वीडियो में जाना, अभिलेखों के बारे में जाना, और अभी साहित्य स्रोत थे, साहित्य स्रोत के बारे में जाना। और साहित्य स्रोत जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, धार्मिक, गैर धार्मिक और विदेशी। और जो धार्मिक साहित्य है, जिसमें धार्मिक से रिलेटेड बातें थी, गैर धार्मिक होते हैं जिसमें धार्मिक रिलेटेड नहीं थी, गैर धार्मिक बातें होती है। विदेशी साहित्य वो है जो कि विदेश से लोग यहाँ पे अपने भारत में आए और साहित्य लिखी। तो इनके बारे में भी आज हमने देखा। तो आप मुझे वीडियो में कमेंट करना ना भूलें और ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और जो दूसरी वीडियो इसके पार्ट 2 है, बहुत ही जल्दी मैं आपके लिए लेके आऊँगा और बिल्कुल भी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय गाइस।